Hey guys, this is Poonam Malik and you're watching Ethical Legal। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वसीयत। आज के हमारे इम्पोर्टेंट पार्ट्स रहेंगे वसीयत बनाना क्यों ज़रूरी है, वसीयत होती क्या है, वसीयत बनाने के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। आप इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वारीज आती है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शंस के अंदर टाइप करना। आई विल सॉल्व योर ऑल द क्वारीज। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वसीयत होती क्या है। वसीयत मृत्यु के बाद तब कोई इंसान अपनी संपत्ति, अपनी जायदाद को सौंपने का फैसला अपने जीते जी ले लेना, उसे वसीयत कहते हैं। यानी कि वसीयत को हम इंग्लिश में विल बोलते हैं। अ विल इज अ रिटन डॉक्यूमेंट that allows individual to direct the way their inheritance would be maintained divided after their demises। वसीयत जो है आपका एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है और वसीयत करने वाला व्यक्ति लिखित में बताता है कि मौत के बाद उसकी जायदाद का कौन सा हिस्सा किसको मिलेगा। इससे उस व्यक्ति के जाने के बाद उसकी संपत्ति और धन को लेकर कोई भी पारिवारिक झगड़ा नहीं होता है एंड कोई भी बाहर का व्यक्ति उसके पर्सनल संपत्ति के अंदर, उसके धन के अंदर इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। सो दिस इज़ द बेनिफिट टू मेक द वसीयत। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि जो लिखी गई वसीयत है वो कितनी प्रामाणिक है और कितनी सुरक्षित है, आपकी वसीयत कैसी होनी चाहिए। इन सब बातों के बारे में भी हमारा जानना बहुत ज़रूरी है। वसीयत बनाते समय हमें वसीयत को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना चाहिए। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें ध्यान रखना है कि वसीयतकर्ता का नाम क्या है, वसीयतकर्ता का उस परिवार के सदस्य से क्या रिश्ता है, उस वसीयतकर्ता के पास कितनी संपत्ति है, उसका पूरा विवरण, उस व्यक्ति का विवरण जिसके नाम पर वसीयतकर्ता अपनी संपत्ति आधिकारिक तौर पर देना चाहता है, एंड उत्तराधिकारी शख्स का वसीयतकर्ता से क्या संबंध है, वह उसको कितने समय से जानता है और वसीयतकर्ता उस व्यक्ति को संपत्ति क्यों देना चाहता है, उन सब का विवरण भी आपको वसीयत के अंदर करना पड़ेगा। अब वसीयत का सेकंड पार्ट आता है। इसके अंदर हमें ध्यान रखना है कि जो वसीयत करता है इस बात का उल्लेख करे कि उसने वसीयत को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है और पढ़ने के बाद उसको उस वसीयत के ऊपर साइन भी करना होगा। अब हमें थर्ड पार्ट में ध्यान देना है कि जो वसीयत में शामिल होने वाले गवाह हैं, हमें उनकी पूरी जानकारी देनी है। अब हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है कि उन गवाहों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, यानी कि आप वसीयत के अंदर जो आपके विटनेस आप डाल रहे हैं उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आपके जो भी विटनेस है वो 18+ होने चाहिए, यानी कि वो मेजर कैटेगरी के अंदर होने चाहिए। एंड सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग कि वो मेंटली फिट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो मेंटली अनस्टेबल है और आप उसको विटनेस बना दो, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। आपका जो विटनेस है वो मेंटली परफेक्ट होना चाहिए, उसको सोचने, समझने, सुनने सब की शक्ति जो है वो बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि वसीयत पढ़ते समय एक एडवोकेट का क्या रोल होता है। तो बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी हिस्सेदारों के सामने वसीयत पढ़ी जाती है तो बेसिकली एडवोकेट का कोई काम नहीं होता। वकील ही उस वसीयत को पढ़कर सुनाए ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर किसी को कोई भी कानूनी पक्ष लेना है या किसी भी स्पष्टीकरण की ज़रूरत है तभी आपको वकील से संपर्क करना है, अदरवाइज वसीयत को आप खुद पढ़ सकते हैं एंड सुना सकते हैं। आई जस्ट होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपके माइंड में फिर भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए। थैंक यू।